जय हिंद बच्चों, मैं गजेंद्र कुमार मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से। आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के 14वें अध्याय ऑक्सीलेशन दोलन का अध्ययन करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की गतियाँ देखते हैं, जैसे सरल रेखीय गति जो कि एक सीधी रेखा में या सीधे पथ पर होती है। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्व के अधीन गति करती है। उसकी इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। सरल रेखीय गति एवं प्रक्षेप गति अनावृतीय गतियां हैं, अर्थात इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। एक समान वृत्तीय गति एवं सौर परिवार के ग्रहों की कक्षीय गति, ये दोनों गतियां निश्चित समय अंतराल के पश्चात इनकी पुनरावृत्ति होती है, अर्थात यह आवृत्ति गति है। आपने पालने अथवा झूले में झूलने का आनंद लिया होगा। यह दोनों गतियां पुनरावृत्ति गतियां होती हैं, परंतु किसी ग्रह की आवृत्ति गति से भिन्न होती हैं। यहाँ वस्तु किसी माध्य स्थिति के इधर उधर टू और फ्रो गति करती है। दीवार घड़ी का लोलक भी इसी प्रकार की गति करता है। इस प्रकार की गति अग्र पश्च टू और फ्रो आवर्तीय गति के बहुत उदाहरण हैं। नदी में डूबती उतरती नाव, इंजन में अग्र और पश्च चलता हुआ पिस्टन, इस प्रकार की गति को दोलन गति ऑक्सीलेशन मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के पश्चात एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराती है तो उसकी इस गति को आवृत्ति गति कहते हैं। उस निश्चित समय को जिसके उपरांत वह अपनी गति को दोहराती है आवर्तकाल टाइम पीरियड कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। दोलन गति या कंपन गति, जब कोई वस्तु एक ही मार्ग निश्चित बिंदु के इधर उधर टू और फ्रो आवर्त गति करती है तो वस्तु की इस गति को दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। जैसे मोबाइल का वाइब्रेशन, या जब हम पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो पानी का ऊपर नीचे होना, या वायु के कणों का ऊपर नीचे होना। जिस निश्चित बिंदु के इधर उधर वस्तु दोलन गति करती है उसे साम्य स्थिति या माध्य स्थिति मीन पोजीशन कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति के एक ओर जाना, पुनः वापस लौटकर माध्य स्थिति से होते हुए दूसरी ओर जाना तथा पुनः माध्य स्थिति पर लौट आना एक दोलन कहलाता है। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, किंतु प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति नहीं होती। सरल लोलक अर्थात पेंडुलम की गति दोलन गति होती है, जो एक आवर्ती गति है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना एक आवर्तीय गति है, किंतु दोलन गति नहीं है। दोलन गति होने के लिए टू और फ्रो माध्य स्थिति के आगे और पीछे मोशन होना आवश्यक होता है, जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में नहीं होता। अतः यह एक आवर्ती गति है, किंतु दोलन गति नहीं है। आवर्त काल, दोलन करने वाली वस्तु को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल या दोलन काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन पूर्ण कर लेती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे ग्रीक लेटर न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे कभी कभी एन या एफ से भी प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। इसे एच जेड
से प्रदर्शित करते हैं। आयाम एम्पलीट्यूड, किसी क्षण पर दोलन करते हुए कण द्वारा माध्य स्थिति से चली गई दूरी को कण का विस्थापन कहते हैं। इसे y से प्रदर्शित करते हैं। मध्य स्थिति से किसी एक और अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसे a से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति फलन पीरियोडिक फंक्शन, उस फलन को आवृत्ति फलन कहते हैं जिसकी निश्चित समय अंतराल, जिसे आवर्तकाल कहते हैं, के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, अर्थात एक निश्चित समय के पश्चात फिर से वही पथ या वही वैल्यू प्रदर्शित करें। साइन और कोसाइन, जया और कोजया आवर्तीय फलन हैं। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करता है तो उसकी इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति को संक्षेप में SHM लिखते हैं। स्प्रिंग से लटके हुए किसी वस्तु की गति और सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति के उदाहरण हैं। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित किया गया है। O उसकी माध्य स्थिति है तथा A व A- उसके अधिकतम विस्थापन अर्थात आयाम हैं। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मान लो कोई कण एक समान कोणीय चाल ओमेगा से वृत्तीय गति कर रहा है। वह t बराबर 0 पर बिंदु x से चलना प्रारंभ करता है तथा t बराबर t समय में कोण थीटा घूमकर बिंदु P पर पहुंचता है। बिंदु P से व्यास YO डैश पर Pn लंब डालते हैं, तब कोण POX बराबर थीटा, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन t, तब हमें थीटा बराबर मिलेगा ओमेगा t। समय t में लंब पाद n का विस्थापन ON बराबर y होगा। समकोण त्रिभुज OPN में साइन OPN बराबर लंब वटे कर्ण ON डिवाइडेड बाय OP, तब हमें प्राप्त होगा साइन थीटा बराबर y डिवाइडेड बाय a, y बराबर a साइन थीटा, थीटा इक्वल टू हम रख देंगे ओमेगा t। हमारा इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। यह सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण है। अधिकतम विस्थापन के लिए साइन ओमेगा t का अधिकतम मान 1 होता है, अतः y का अधिकतम मान a होगा। इसे सरल आवर्त गति करने वाले कण का आयाम कहते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई, जहाँ y कण का विस्थापन, a कण का आयाम तथा फाई कण की प्रारंभिक कला है। वेग v बराबर dy डिवाइडेड बाय dt। यहाँ हम विस्थापन की वैल्यू पुट कर देंगे अर्थात रख देंगे और उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तब हमें प्राप्त होगा v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। यह सरल आवर्त गति करते हुए कण का t समय पर वेग है। पुनः समीकरण 2 से हम इक्वेशन बनाएंगे। v बराबर a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा
टी प्लस फाई। यहाँ पर हमने कॉस ओमेगा टी प्लस फाई को रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है। v बराबर ए ओमेगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। यह समीकरण 1 से साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। हमें तब प्राप्त होगा ए ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v बराबर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह है सरल आवर्त गति करते हुए कण के किसी विस्थापन y पर वेग का समीकरण है। यदि y बराबर 0 अर्थात विस्थापन शून्य, कण का वेग v बराबर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पर 0, तब हमें प्राप्त होगा v बराबर ए ओमेगा। अतः जब कण माध्य स्थिति से गुजरता है तो उसका वेग अधिकतम होता है। इसे कण का आयाम भी कहा जाता है। यदि y बराबर प्लस माइनस a हो तो कण का वेग v बराबर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर के स्थान पर हमने a पुट कर दिया है या रख दिया है। अतः अधिकतम विस्थापन की स्थिति में कण का वेग शून्य होता है। सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति करते कण का विस्थापन निम्न समीकरण से सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन y बराबर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यदि कण का त्वरण अल्फा हो तो अल्फा बराबर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। अब हम इसे d डिवाइडेड बाय डी टी और dy डिवाइडेड बाय डी टी के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर y के स्थान पर हम a साइन ओमेगा t प्लस फाई रखते हैं और उसका अवकलन करते हैं। तब हमें प्राप्त होगा d डिवाइडेड बाय डी टी a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ पर a ओमेगा कांस्टेंट हैं, तब हम इसे लिखेंगे a ओमेगा d डिवाइडेड बाय डी टी कॉस ओमेगा t प्लस फाई। पुनः अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा अल्फा बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाई। यह सरल आवर्त गति करते हुए कण का समय t पर त्वरण है। पुनः समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई के स्थान पर हम y अपॉन ए लिख सकते हैं। तब अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y अपॉन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। यह सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन y पर त्वरण का समीकरण है। ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तब हम इसे लिख सकते हैं अल्फा अनुक्रमानुपाती y। अतः सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। ऋण चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि त्वरण की दिशा विस्थापन के बढ़ने की दिशा के विपरीत है। जब y बराबर 0 अर्थात विस्थापन शून्य हो तो अल्फा बराबर 0 अर्थात त्वरण शून्य
होगा। जब कण माध्य स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है। y बराबर a, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a। जब कण का विस्थापन अधिकतम हो तो उसका त्वरण भी अधिकतम होता है। इस प्रकार अल्फा मैक्सिमम बराबर ओमेगा स्क्वायर a। इसे कण के त्वरण का आयाम भी कहा जाता है। सरल लोलक सिंपल पेंडुलम किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक भारहीन एवं पूर्णतः लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तथा घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करें तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं। जब इसे माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो यह माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करने लगता है, सस्पेंड करने लगता है। प्रभावी लंबाई निलंबन बिंदु सस्पेंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गोलक के केंद्र तक की दूरी को उसकी प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। सरल लोलक के नियम लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक का फॉर्मूला T बराबर 2 पाई रूट L अपॉन G। लंबाई का नियम यदि G का मान नियत है तो सरल लोलक के आवर्तकाल से T अनुक्रमानुपाती रूट L। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किसी स्थान पर उसकी प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि कोई व्यक्ति झूला पर बैठा हुआ झूल रहा है और वह झूलते झूलते झूले पर खड़ा हो जाता है तो झूला तेजी से दोलन करने लगता है। जब व्यक्ति झूले पर बैठा हुआ होता है तो झूला निकाय का केंद्र गुरुत्व केंद्र के नीचे होता है, किंतु झूलते झूलते वह खड़ा हो जाता है तो निकाय का गुरुत्व केंद्र पहले की तुलना में ऊपर आ जाता है, अर्थात झूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है। नियम अनुसार झूले का दोलन काल कम हो जाता है, अतः झूला तेज चलने लगता है। यदि L का मान नियत हो तो T व्युत्क्रमानुपाती रूट G। जब लोलक वाली घड़ी को ध्रुव पर ले जाया जाता है तो वह तेज चलने लगती है। ध्रुव पर G का मान अधिक होता है, अतः त्वरण के नियम अनुसार सरल लोलक का आवर्त काल न्यूनतम होता है, फलस्वरूप घड़ी तेज चलने लगती है। दोलन के प्रकार टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेशन। मुक्त दोलन फ्री ऑक्सीलेशन, अवमंदित दोलन डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, प्रणोदित दोलन फोर्स ऑक्सीलेशन, अनुनादित दोलन रिजोनेंस ऑक्सीलेशन। मुक्त दोलन फ्री ऑक्सीलेशन जब किसी वस्तु को उसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वह वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक निश्चित आवृत्ति या नियत आयाम से कंपन करने लगती है। इस प्रकार के कंपन या दोलन को मुक्त दोलन कहते हैं। अवमंदित दोलन डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। मुक्त दोलन का होना एक आदर्श कल्पना है। इसमें वस्तु की ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। कंपन के आयाम नियत रहते हैं, परंतु जब गतिशील भागों के बीच घर्षण या वस्तु के किसी माध्यम जैसे हवा, पानी, गैस आदि में कंपन करते हैं तो वस्तु की गति के विरुद्ध अवरुद्ध घर्षण बल कार्य करता है, फलस्वरूप कंपन करती है। वस्तु की ऊर्जा का कुछ भाग घर्षण या अवरोध के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होता है। दोलन करती हुई वस्तु के कणों की अपेक्षा विस्थापन के कारण आंतरिक बल उत्पन्न हो जाता है। अवमंदित दोलन में ऊर्जा का क्षय होता है। प्रारंभ में आयाम अधिकतम होता है,
फिर आयाम धीरे धीरे कम होते होते शून्य हो जाता है। प्रणोदित दोलन, फोर्स ऑक्सीलेशन, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो प्रारंभ अवस्था में वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करने का प्रयास करती है। बाह्य आवृत्ति बल उस पर आवृत्ति पर आरोपित करने का प्रयत्न करता है। फलतः वस्तु का आयाम कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है, किंतु वस्तु के अनियमित दोलन शीघ्र समाप्त हो जाते हैं तथा वस्तु बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति से ही दोलन करने लगती है। वस्तु के ये दोलन प्रणोदित दोलन होते हैं। प्रणोदित दोलन अर्थात हमें बाह्य फोर्स लगाकर दोलनों को कंटिन्यू या लगातार बनाए रखते हैं। तार वाले वाद्य यंत्र जैसे सितार, वायलिन आदि में खोखला बॉक्स होता है जिसे ध्वनि बोर्ड कहते हैं। जब तार में कंपन कराए जाते हैं तो ये तार के नीचे लगे सेतु ध्वनि बोर्ड तक पहुंचते हैं, जिससे उसके अंदर की वायु में प्रणोदित कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। अनुनाद दोलन या अनुनाद, जब किसी वस्तु पर उसकी स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न आवृत्ति का बाह्य आवृत्ति बल लगाया जाता है तो वह वस्तु बाह्य आवृत्ति की आवृत्ति से प्रणोदित दोलन करने लगती है, किंतु इन दोलनों का आयाम बहुत कम होता है। यदि वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति बल की आवृत्ति के ठीक बराबर है तो के दोलन का आयाम बहुत अधिक हो जाता है। जब किसी वस्तु पर एक ऐसा आवृत्ति बल लगाया जाता है जिससे उसकी वास्तविक आवृत्ति की स्वाभाविक जब किसी वस्तु पर एक ऐसा आवृत्ति बल लगाया जाता है जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है तो वस्तु बहुत अधिक आयाम से दोलन करने लगती है। वस्तु के इन दोलनों को अनुनाद दोलन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर झूला झूलता है और हम उस पर बल लगाते हैं तो बल लगाने से उसका झूला झूलने की स्पीड है वह कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। यदि हम उसकी वास्तविक आवृत्ति नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर और उसी दिशा में बल लगाते हैं तब वह झूला तेज हो जाता है। यह अनुनाद के कारण होता है। अनुनाद के कारण ही सैनिकों को पुल पर कभी भी कदम मिलाकर नहीं चलने दिया जाता, जिसके कारण कि यदि कभी सैनिकों के कदम मारने की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती तो पुल बहुत बड़े आयाम से कंपन करने लगता, जिससे उसके गिरने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके आगे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।